dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel Alok Professionals. Students, हम लोग बीकॉम के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कवर कर रहे थे और अभी तक हमने सिर्फ इसके 2 ही क्लास किया है, जिसमें हम लोग यूनिट 1 कवर कर रहे थे जो था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंट एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, एग्रीमेंट क्या होता है, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, ये सब हम लोगों ने कवर किया था। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में 11 पॉइंट्स थे और हमने 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। ओके, सो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होना चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, आज पर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 5 एलिमेंट्स है और उसके 6 एलिमेंट्स है, और उसके बाद अगर अदर देन एक्ट की बाई नॉर्मल कॉमन सेंस अगर हम बात करें तो और 5 एलिमेंट्स है। तो पहला था एग्रीमेंट, दूसरा था फ्री कंसेंट, 3 था कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, 4 था लॉफुल कंसिडरेशन, 5th आप लोगों का था लीगल ऑब्जेक्ट, और 6 था नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। ये थे आपके सेक्शन 10 के हिसाब से। अदर देन सेक्शन 10 जो जनरली आपका प्रोवाइड किया गया है वो था 2 पार्टीज होना चाहिए, दूसरा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, तीसरा फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज ये भी होना चाहिए, 4th सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए, 5th पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस होना चाहिए। सही है, चलो। तो हम लोगों ने बात किया था कि एग्रीमेंट क्या होता है, फ्री कंसेंट के बारे में हम लोगों ने बात किया था, और कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज के बारे में हम लोगों ने बात किया था। अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हो तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि इससे पहले जो भी मैंने क्लासेस अपलोड किया है वो आई बटन पे जाके आप देख सकते हो और पूरा स्टार्टिंग से क्लासेस को देख लीजिए। आज हम लोग बात करेंगे कंसीडरेशन से। ओके, जो 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, जो 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, दैट इज कंसीडरेशन। ओके, अच्छा, कंसीडरेशन का एक लीगल टर्म है जिसका है क्वाइड प्रो क्यू। ओके, अब ये क्वाइड प्रो क्यू क्या होता है सर? बहुत ही सिंपल है, इसका मतलब है समथिंग इन रिटर्न। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट तब भी वैलिड होगा जब उसका एक लॉफुल कंसीडरेशन होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब उसका एक लॉफुल कंसीडरेशन होगा। ठीक है, तो इसीलिए कोई दोनों पार्टी को रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए, दोनों पार्टीज को, दोनों पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में है दोनों पार्टीज को इन रिटर्न कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, और वो भी लॉफुल होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। A valuable consideration is in the sense of law may be consist either in some right, interest, profit or benefit accruing to one party, or some forbearance, determinant loss, responsibility given or suffered or undertaken by the other party. Okay, तो दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ओके, और लॉफुल कंसिडरेशन इसी से होता है, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। ओके, एग्जाम्पल अगर हम लोग एक ले, ए एग्रीज टू सेल हिज बुक टू बी फॉर 100 रुपीज, बी प्रॉमिस टू पे रुपीज 100, 100 is the consideration for A's promise to sell his book, A's promise to sell the book is the consideration for B's promise to pay 100 रुपीज। अब ए ने बी को अपना बुक बेचने की प्रॉमिस किया कि भाई मैं तुझे अपना बुक बेचूंगा 100 रुपीज में। अब ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? बुक्स, और बी के लिए कंसिडरेशन, ए ने बी को बोला कि मैं तुझे अपना बुक बेचूंगा 100 रुपीज में, तो ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? 100 रुपीज, और बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? बुक्स। ओके, सो जो कंसिडरेशन है वो लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, वरना कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ओके, चलो, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, ये वाला हमारा 4th मतलब 5th वाला पॉइंट है। चलो देखते हैं। द कंसिडरेशन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल। ओके, सो एग्रीमेंट जो बनाया जा रहा है वो भी लॉफुल होना चाहिए, एंड उसका जो कंसिडरेशन है वो भी लॉफुल होना चाहिए। ये एक एसेंशियल एलिमेंट है। 2 एग्जाम्पल के साथ हम इसे समझते हैं। चलो देखो, ए प्रॉमिस टू ड्रॉप
ए promises to drop prosecution instituted against B for the robbery and B promised to restore the value of the things taken. ओके, तो ए ने क्या किया, बी को प्रॉमिस किया, बी ने ए की घर में चोरी किया, अब बी के ऊपर केस चल रहा है, तो ए ने बोला कि भाई देख, जो भी तेरे ऊपर केस चल रहा है ना वो मैं विड्रॉ कर लूंगा अगर तूने क्या किया, जो भी चीजें चुराया है मेरे घर से वो रिटर्न कर लेगा तू। अब सपोज बी ने ए की घर में चोरी किया, ओके, अब बी अब जेल में है, बी के ऊपर केस चल रहा है, तो बी ने बोला कि भाई देख, सॉरी ए ने बोला कि भाई देख, जो भी तूने चोरी किया है, चोरी का जितना भी सामान है, अगर तू रिटर्न कर लेता है तो मैं क्या करूंगा, तेरे ऊपर से केस हटा दूंगा। तो सर क्या ये एग्रीमेंट वैलिड होगा? आंसर इज ये वॉइड है, क्योंकि ये अनलॉफुल है, क्योंकि बी ने गुनाह किया है। आप ऐसे ही एक एग्रीमेंट के थ्रू उसे विड्रॉ नहीं कर सकते। अच्छा, और एक एग्जांपल चलो देखते हैं। ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी अगेंस्ट 100 kg ऑफ कोकेन। सच एग्रीमेंट इज इलीगल एज कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। बी ने बोला कि भाई तू मुझे अपना घर बेच दे, बदले में तुझे 100 kg का कोकेन यानी कि ड्रग्स दूंगा तुझे। ओके, ए अपना घर बेचने के लिए राजी हो गया बी को इन कंसिडरेशन ऑफ 100 kg ऑफ कोकेन। तो यहाँ पे जो 100 kg ऑफ कोकेन, ये तो प्रोहिबिटेड गुड्स है। ओके, ये तो इलीगल गुड्स है, तो इससे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता एज ए लीगल कंसिडरेशन, इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता एज ए लीगल कंसिडरेशन। इसीलिए ये जो कंसिडरेशन है ये अनलॉफुल है और इस वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड हो जाएगा। चलो, उसके बाद एक पॉइंट होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। अगर कोई एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर है कि भाई ये वॉइड है, तो उस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बनना मुश्किल है, मतलब डिफिकल्ट है। ओके, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई एग्रीमेंट में लिखा गया है कि ये स्टार्टिंग से ही वॉइड लिखा गया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं हो सकता। चलो देखते हैं। The agreement enter into must not be which the law declared to be either illegal or void. An illegal agreement is an agreement which expressly or impliedly prohibited by law. A void agreement is one without any legal effect. तो void agreement अगर होता है तो वो उसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग लेते, थ्रेट टू कमिट मर्डर और मेकिंग or publishing defamatory statement or entering into an agreement which oppose public policy are illegal in nature. Similarly, any agreement in relation to trade, marriage, legal proceeding etc. is classic example of void agreement. भाई आपने सपोज ए ने बी को बोला कि तू शादी नहीं कर सकता, मैं तुझे, हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा, मैं तुझे इतना पैसा दूंगा और तुझे शादी नहीं करना है। भाई आप किसी को रिस्ट्रेन नहीं कर सकते मैरिज से, किसी को बिजनेस से रिस्ट्रेन नहीं, मतलब कोई पैसा कमाने के लिए किसी से रिस्ट्रेन नहीं कर सकते, या फिर कोई इलीगल कॉन्सिडरेशन, किसी के नाम पे उल्टा सीधा काम करना, किसी के नाम पे पब्लिक ऐसे कुछ काम करना जो कि पब्लिक पॉलिसी को हार्म करता है, वो काम आप नहीं कर सकते। मर्डर वगैरह के लिए जो कमिटिंग मर्डर वगैरह के लिए जो थ्रेट देना, ठीक है, ये भी कोई वैलिड एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, सॉरी, ये भी कोई वैलिड एग्रीमेंट नहीं है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं नंबर 7 वाला पॉइंट। नंबर 7 वाला पॉइंट क्या बोलता है सर? बहुत ही सिंपल है, 2 पार्टीज होना चाहिए। ये तो बहुत ही सिंपल वाला जो बेसिक फॉर्मेलिटीज है वो होना चाहिए 2 पार्टीज। भाई आप अपने साथ खुद के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, तो 2 पार्टीज होने चाहिए। ओके, one cannot contract with himself. A contract involve at least 2 parties, one party making the offer and the other party accepting it. Okay, तो कॉन्ट्रैक्ट में या फिर एग्रीमेंट में 2 पार्टीज होना चाहिए। एक होना चाहिए जो कि ऑफर करता हो, दूसरा है जो कि उसे एक्सेप्ट करे। ठीक है, ए कॉन्ट्रैक्ट में बी मेड बाय नेचुरल पर्सन and by other person having legal existence, that is company, universities. It is necessary to remember that identity of the parties be ascertainable. तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेचुरल पर्सन के बीच में होगा, भाई आर्टिफिशियल पर्सन जो कंपनी है, पार्टनरशिप फार्म है, एचयूएफ है, इनके साथ भी हो सकता है, लेकिन लीगल एग्जिस्टेंस दोनों पार्टीज के होने चाहिए। ओके, टू कॉन्स्टिट्यूट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर मस्ट बी 2 पार्टीज, सेलर एंड बायर. The seller and the buyer must have 2 different person because a person cannot buy his own goods.
तो सिंपल सा एग्जांपल है कि दो पार्टीज होना चाहिए, दो पार्टीज के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, चलो ओके। उसके बाद आता है पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अच्छा, 8 नंबर पॉइंट क्या बोलता है, पार्टीज मस्ट बी इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। पार्टीज की इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए। क्या बोल रहे हैं, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम। सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड हेंस दे डू नॉट रिजल्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। तो दोनों के बीच में लीगल रिलेशनशिप, दोनों पार्टीज की इंटेंशन होना चाहिए कि भाई हम लीगल रिलेशनशिप या फिर लीगल लाइबिलिटीज क्रिएट करेंगे थ्रू ए कॉन्ट्रैक्ट, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अगर कोई सोशल या फिर डोमेस्टिक रिलेशनशिप या डोमेस्टिक टाइप का एग्रीमेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ए हस्बैंड एग्री टू पे टू हिज वाइफ सर्टेन अमाउंट एज मेंटेनेंस एवरी मंथ while he was abroad. Husband failed to pay the promised amount. Wife sue him for the recovery of the amount. Here, in this case, wife could not recover as it is a social agreement and parties did not intend to create any legal relations. भाई एक हस्बैंड ने प्रॉमिस किया कि मैं अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया कि जब आप बाहर रहोगे, जब मैं बाहर रहूंगा, आपसे दूर रहूंगा, तो मैं आपको एक सर्टेन अमाउंट एज कॉम्पनसेशन, सर्टेन अमाउंट रेगुलरली पे करूंगा खर्च करने के लिए। अगर यहाँ पे हस्बैंड फेल हो जाता है ना और वो अमाउंट पे नहीं कर पाता, तो वाइफ अगर केस करेगी तो ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट नहीं किया जाएगा। सही है, चलो सॉरी। मिस्टर लेखपाल promised to pay 5 lakh to his son if his son pass CA exam. Okay, on passing of the exam the son claimed the money. Here the son could not recover as it was a social agreement. भाई एक लेखपाल बोल के एक आदमी था जिसने अपने बच्चे को बोला कि भाई CA एग्जाम अगर क्लियर करेगा तो तुझे 5 लाख रुपए दूंगा। अब बच्चे ने CA एग्जाम क्लियर कर लिया, ठीक है, फिर भी 5 लाख रुपए मांग रहा है और पापा ने नहीं दिया, तो क्या सर ये बच्चा केस कर सकता है अपने पापा के नाम पे? नो, क्योंकि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, A sold goods to B on condition that he must pay for the amount of goods within 30 days. Here A intend to create legal relationship with B, hence the same is a contract. On failure by B for making a payment on due date, A can sue him on court of law. A ने B को सामान बेचा और बोला कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर तुम्हें पेमेंट करना है, और B सपोज फेल कर जाता है, 30 दिन के अंदर अंदर वो पेमेंट नहीं करता है, तो इस केस में ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है और यहां पे A B के ऊपर सू कर सकता है ऑन कोर्ट ऑफ लॉ। सही है, चलो सर। उसके बाद चलते हैं 9 नंबर पॉइंट जो है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। 9 नंबर पॉइंट क्या है? सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। चलो देखो, द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वैग्यू और इनडेफिनाइट। ओके, अब एग्रीमेंट सर्टेन होना चाहिए और उसकी मीनिंग डेफिनाइट होना चाहिए। ओके, ए एग्री टू सेल टू बी ए 100 टन ऑफ ऑयल। देयर इज नथिंग सर्टेन इन ऑर्डर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड फॉर। तो ए ने बी को बोला कि भाई मैं तुम्हें 100 kg का 100 लीटर का ऑयल बेचूंगा, 100 टन का ऑयल बेचूंगा। भाई कौन सा ऑयल बेचोगे? कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कौन सा ऑयल बेचोगे? किसी को नहीं पता। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, कॉन्ट्रैक्ट में क्लैरिटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन नहीं है कि कौन सा ऑयल ए बी को बेचने वाला था, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। XYZ लिमिटेड एग्री टू लीज द लैंड टू मिस्टर ए फॉर इंडेफिनाइट ईयर। द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड एज द पीरियड ऑफ द लीज इज नॉट मेंशन्ड। अब XYZ लिमिटेड ने बोला कि भाई हम ए को क्या करेंगे, लीज पे लैंड देंगे इनडेफिनाइट पीरियड के लिए। तो भाई पीरियड अगर डेफिनाइट नहीं है तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ओके, उसके बाद आता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। भाई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जिसे आप पॉसिबल कर सको, वरना वो वैलिड नहीं होगा। आप बोलोगे कि मैं आपके लिए आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा, भाई कैसे पॉसिबल है? तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये सिर्फ सपने में और टेक्स्ट बुक मतलब व्हाट्सएप में अच्छा लगता है, स्टेटस वगैरह में अच्छा लगता है। रियल लाइफ में इससे जो अननेसेसरी थिंग्स है उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो
इम्पॉसिबल जो चीजें, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म सम वर्क, वो टाइप का अगर काम है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। ठीक है, सो देखो द टर्म एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट impossible in itself cannot be enforced. A agrees to agree with B to discover the treasure by magic. The agreement cannot be enforceable as it is not possible to be performed. ओके तो कोई भी काम है जिसका कोई करना, जिसे करना पॉसिबल नहीं है, वो भी एक वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। सही है, चलो other formalities to be complied with in certain cases. A contract may be written or spoken. As of the legal effect, there is no difference between a written contract and contract may be by word of mouth, but in the interest of the parties the contract must be written. Okay, so contract चाहे तो written हो सकता है, okay, या फिर तो इन माउथ भी हो सकता है, ओके, वर्ड ऑफ माउथ में भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट इन रिटन भी हो सकता है। बट जब आप लीगल, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटन। कॉन्ट्रैक्ट अगर रिटन में है तो बहुत अच्छा है, अगर रिटन में नहीं है और दोनों पार्टी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रूफ के लिए रिटन में होगा तो बेटर है। ठीक है, तो दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप आराम से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लिख सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली आपकी सेमिस्टर हो गया या फिर इंटरनल हो गया, यही क्वेश्चन आने वाला है। ये जो पीडीएफ है मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, ओके, टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको शेयर कर लूंगा ये जो पूरा नोट है, ओके, वहां से आप इसे कलेक्ट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ओके। अभी भी मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है तो आवाज थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, ओके, तो मैं बहुत ट्राई करके आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, ओके। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर लीजिए। फिर एक क्लास में हम लोग मिलेंगे जहां पे हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप लर्निंग।